नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648056909606089755386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms. दोस्तों, बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने मॉडर्न और मेडिएवल कर लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। एंशिएंट हिस्ट्री के 70-80 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे चलेंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जहां से आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी अच्छे से कीजिए। ये हमारा इंडेक्स है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के दौरान। ठीक है, अभी मैं 64 तक बताऊंगा आपको एंशिएंट हिस्ट्री का और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में 65th, 66th और जो अपना 67th वाला एग्जाम इस साल कैंसिल हुआ है उसको भी इंक्लूड करेंगे। तीनों को इंक्लूड करके एंशिएंट और मेडिएवल का मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा कि सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या है। सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, तीसरा है पूजा स्थल और चौथा है कला और कला वस्तु और पांचवा तो आप जानते ही हैं क्या ऑप्शन होता है। तो पहला ऑप्शन है बर्न्ट ब्रिक बिल्डिंग्स, उसके बाद है फर्स्ट ट्रू आर्चेज, उसके बाद है बिल्डिंग ऑफ वर्शिप, उसके बाद है आर्ट एंड आर्किटेक्चर और फिफ्थ ऑप्शन आप जानते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा पक्की ईंट से बनी इमारतें। जी हाँ, आप जानते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो महत्वपूर्ण विशेषता था वो क्या था? नगर नियोजन था और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो है पक्की ईंट से बनी इमारतें वहां पर हुआ करती थी। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो है मोहनजोदड़ो में मिला हुआ स्नानागार और साथ में अन्नागार। ये दोनों जो है वो पक्की ईंटों से बनी हुई थी। ठीक है, तो इससे बड़ा उदाहरण तो कोई हो नहीं सकता। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पक्की ईंट से बनी इमारत। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेगास्थनीज दूत था, किसका दूत था? ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सेल्यूकस निकेटर, सिकंदर, डेरियस या फिर यूनानियों का? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटर का। मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का दूत था। सेल्यूकस का पूरा नाम है सेल्यूकस निकेटर। ठीक है, इसी का यह दूत था। इसी की बेटी थी हेलेना, जिसकी शादी किससे हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। मेगास्थनीज ने ही कौन सी पुस्तक लिखी थी? इंडिका लिखी थी, है ना। इंडिका लिखी थी मेगास्थनीज ने, जिसमें उसने पाटलिपुत्रा यानी कि पटना के प्रशासन का वर्णन किया है। साथ में जो लकड़ी की इमारतें बनी हुई थी, लकड़ी के जो महल बने हुए थे पाटलिपुत्रा में, उसके बारे में वर्णन किया है। ठीक है, साथ ही मेगास्थनीज ने भारत में समाज जो है, भारत का सामाजिक चित्रण भी किया है। ठीक है, यहाँ पर शूद्र कितने थे, वर्ण कौन कौन से थे, है ना। समाज को उसने 7 वर्गों में विभाजित करके वर्णन किया है, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। नेक्स्ट, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? कौटिल्याज अर्थशास्त्र इज अ बुक ऑन आर्थिक संबंध, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, विदेश नीति और धन संचय। जी हाँ, विदेश नीति के बारे में थोड़ा बहुत जरूर है, लेकिन इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा? शासन कला के सिद्धांत और अभ्यासों पर आधारित है कौटिल्य की पुस्तक। याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। और इसमें कितने अधिकरण है? ये जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है इसमें टोटल 15 अधिकरण है। ठीक है, ये भी बराबर पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। त्रिपिटक धार्मिक पुस्तक है, किसकी धार्मिक पुस्तक है? जैन, हिंदू, पारसी या फिर बौद्ध? तो त्रिपिटक जो है वो बौद्ध धर्म की प्रमुख पुस्तकों का संकलन है। ठीक है, त्रिपिटक में 3 प्रकार के पिटक आते हैं। पहला है आपका सुत्त पिटक, ठीक है, दूसरा है आपका विनय पिटक और तीसरा है आपका अभिधम्म पिटक। ये 3 प्रकार के पिटक हैं जिनको मिला करके कहा जाता है त्रिपिटक। ठीक है, बुद्ध सुत्त पिटक जो है इसमें बुद्ध के उपदेश दिए गए हैं। ठीक है, उसके बाद यदि विनय पिटक की बात करें तो बौद्ध धर्म संघ में
बौद्ध संघ में किस प्रकार के नियम या फिर आचरण किए जाते थे उसका वर्णन है इसमें। और अभिधम्म पिटक की बात करें तो इसमें जो है दार्शनिक सिद्धांत है, ठीक है, दार्शनिक सिद्धांत है। तो ये तीनों चीजें याद रखिएगा, तीनों को मिला करके त्रिपिटक कहा जाता है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? व्हाट इज द सेंट्रल पॉइंट इन अशोकाज धम्मा? राजा के प्रति वफादारी, शांति एवं अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धार्मिक सहनशीलता। और ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यदि हम लोग देखें तो अशोक के धम्म में पीस और नॉन वायलेंस भी था, रिस्पेक्ट टू एल्डर्स भी था, मतलब बड़ों का सम्मान करना भी था, और धार्मिक सहनशीलता भी था। ये तीनों था, बी सी और डी तीनों था, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ई हो जाएगा। यहाँ पर मोर देन वन ऑफ द एबव आंसर हो जाएगा, यानी कि ई ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन विशेष रूप से किसमें उल्लिखित किया गया है? मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किसमें किया गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अशोक के शिलालेखों में, पुराणों में, या फिर मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आप लोगों को कि मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में 7 भागों में विभाजित किया है भारतीय समाज को, यानी कि मौर्य समाज को। ठीक है, अब ये कौन कौन थे? तो ये जो थे वो थे दार्शनिक, ये याद रखिएगा, ये थे कौन कौन? दार्शनिक, उसके बाद था कृषक, दार्शनिक, कृषक, फिर है पशुपालक, पशुपालक, थोड़ा सा राइटिंग गड़बड़ है देख लीजिएगा, फिर है कारीगर, उसके बाद कौन सा है? पशुपालक के बाद कारीगर, उसके बाद है योद्धा, योद्धा, फिर है निरीक्षक, ये लिख लीजिएगा, बहुत सारी किताबों में नहीं मिलता है। ठीक है, निरीक्षक, और उसके बाद है सभासद। तो ये 7 भागों में विभाजित किया गया है, सभासद। ठीक है, तो ये 7 भागों में विभाजित किया है इंडिका में, किसने? मेगास्थनीज ने। ठीक है, भारतीय समाज को। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत का दौरा किया था? चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामगुप्त, या फिर श्रीगुप्त? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक है, और इन्हीं के शासनकाल में फाहियान ने यात्रा की थी। ठीक है, 399 से लेकर 412 ईस्वी के दौरान, ठीक है, इसने यात्रा की थी। और इसका जो यात्रा विवरण है उसका नाम क्या है? फो क्यो की, इसके यात्रा का विवरण है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ये क्वेश्चन है। ग्राम पंचायत, राष्ट्रकूट वंश के साथ युद्ध, श्रीलंका के साथ व्यापार, या फिर तमिल संस्कृति की उन्नति? आंसर क्या हो जाएगा? विलेज असेंबलीज, ग्राम पंचायत के लिए यह प्रसिद्ध था। ठीक है, चोल काल, ठीक, याद जरूर रखिएगा। और यहाँ पर एक अभिलेख का जिक्र होता है जिसका नाम है उत्तर मेरूर। उत्तर मेरूर के अभिलेख से यह पता चलता है कि ग्राम सभा के कार्य क्या क्या थे। ग्राम सभा के कार्यों का विवरण जो है वो यहाँ से मिलता है, अभिलेख से। ठीक है, उत्तर मेरूर के अभिलेख से, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? विलेज असेंबलीज। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? शिखर, गोपुरम, देवालय, या फिर मंडप? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा गोपुरम। गोपुरम कहा जाता है दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार जो होते हैं, इनको गोपुरम कहा जाता है। ये द्रविड़ शैली में बनाए जाते हैं मुख्यतया। ठीक है, और द्रविड़ शैली जो है वो आपका पांड्य राजा हो गए या फिर जो चोल राजा थे उनके टाइम में ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ करता था। दक्षिण भारत में बहुत सारा मंदिर मिला है, और उनका जो प्रवेश द्वार होता था, आकर्षक द्वार कहने का क्या मतलब? प्रवेश द्वार जो होता था उसको गोपुरम कहा जाता था, और उसको बहुत ही अच्छे से सजाया भी जाता था। ठीक है, और ये जो है चोलकालीन संस्कृति की विशेषता थी। ठीक है, चोलकालीन वास्तुकला की विशेषता जो थी वो गोपुरम ही थी, मंदिर नहीं थे बल्कि गोपुरम थे। ठीक है, याद रखिएगा, मंदिर नहीं गोपुरम। यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि चोलकालीन वास्तुकला की विशेषता क्या थी, तो वहां पर मंदिर ऑप्शन नहीं दीजिएगा, ऑप्शन दीजिएगा गोपुरम। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए बता रहा हूं। चलिए आगे देख लेते हैं।
विजयनगर साम्राज्य के अवशेष पाए गए हैं, कहां से पाए गए हैं, यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बीजापुर, गोलकुंडा, हम्पी या फिर बड़ौदा। तो आंसर क्या हो जाएगा, हम्पी। क्यों? क्योंकि हम्पी जो थी वो उस समय राजधानी हुआ करती थी, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने इसकी स्थापना की थी, विजयनगर साम्राज्य की, ठीक है। और इसकी राजधानी जो है वो हम्पी में थी, ठीक। और यह जो हम्पी है यह तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। यह याद रखिएगा, तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। चलिए आगे इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे कुछ और क्वेश्चंस एंशिएंट हिस्ट्री के, और उसके बाद फिर उसी वीडियो में मैं समेट लूंगा 65th से लेकर 67th टोटल जो क्वेश्चंस हैं एंशिएंट और मिडिएवल के, उसको भी समेट लूंगा। तो टोटल मिला के 70-80 क्वेश्चन वो भी हो जाएंगे। उस वीडियो में मिलते हैं। फिलहाल मैं चंद्रवर्धन लेता हूं आपसे इजाजत। जय हिंद, वंदे मातरम।